लेकिन लास्ट 2 दिन में जो सारे स्पीकर्स यहाँ पे आए उन्होंने हमको बताया कि हाउ सोसाइटी कैन इनिशिएट द रीडेवलपमेंट थॉट, फिर उसके जो प्रोसेसेस है, लीगल एंगल है, पीएमसी के एंगल है या पीएमसी के एंगल है, वो सारे करके डीसीपीआर के रेगुलेशन क्या सोसाइटी को फिट होते हैं, हाउ इट कैन बी मोर विन विन सिचुएशन सभी के लिए। लेकिन अभी टाइम आता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन, बिकॉज डेवलपर तो वही चाहेगा, बिकॉज रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी मार्केटिंग डेवलपर नहीं कर सकता। और फाइनेंस ऐसी चीज़ है कि कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करना है तो आउटफ्लो एज वेल एज इनफ्लो, ये दोनों का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी प्रश्न ये है कि रेरा आने के बाद रीडेवलपमेंट प्रोसेस में क्या फ़र्क आया और रेरा के पहले क्या था। नेचुरली कोई भी एक रेगुलेटर जब आता है तो वो सारी ट्रांसपेरेंसी एक प्लेटफॉर्म देता है, जो महारेरा ने ऑलरेडी, हमारा महारेरा बहुत आगे है। आज देखा जाए तो टोटल 1 लाख प्रोजेक्ट में से मोर देन 50% प्रोजेक्ट आर हैंडल बाय महारेरा, सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और जो महारेरा का पोर्टल है वहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प करेगी इवन डेवलपर सिलेक्ट करने में भी, क्योंकि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड अभी महारेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो इवन वाइल पीएमसी कंसल्टेंट जब डेवलपर को जो क्राइटेरिया है वो सब देखना है तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक ये दिया गया है कि डेवलपर के जितने पार्टनर है, फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 6 पार्टनर हैं, वो 6 पार्टनर के हाथ में कौन से प्रोजेक्ट है उसका भी एक डिस्क्लोजर है। सो यू कैन फर्दर गो कि नॉट ओनली दैट पार्टनरशिप फर्म बट उसके पार्टनर का भी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है एंड हाउ फाइनेंशियली और उसका डिलीवरी सिस्टम कैसा है, ऑल दैट कैन बी डन। या सो जस्ट एक स्टेक होल्डर की बात कर ले तो रेरा में महारेरा ने 3 टाइप के प्रमोटर को रिकॉग्नाइज किया है। वन इज़ लैंड ओनर प्रमोटर, जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज़ अ लैंड ओनर ऑफ दैट लैंड। देन वी हैव अ डेवलपर प्रमोटर एंड थर्ड इज़ अ इन्वेस्टर प्रमोटर। बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है, डेवलपर को इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, बड़े प्रोजेक्ट है तो, बट दे डोंट वांट टू कम इन वन एंटिटी। तो इन्वेस्टर सेपरेट एंटिटी में है बट ही टेक्स सम एरिया शेयरिंग और रेवेन्यू शेयरिंग, वो लेता है। तो ये 3 टाइम के प्रमोटर है जिनको रेगुलेट करता है महारेरा। देन देयर इज़ अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी डेवलपमेंट एग्रीमेंट में नेचुरली इट्स अ लीगल एंगल, लेकिन वहाँ पे कैसा है कि द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैंड ओनर एंड डेवलपर इज़ क्रिस्टलाइज्ड इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जनरली लैंड ओनर का रोल ये रहता है कि उसको एक टाइटल फ्री, मीन्स टाइटल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, वैसी लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड ओनर की है, जबकि डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और टाइमली पोजेशन एंड देयर आफ्टर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट फॉर 5 years और कन्वेंस वगैरह जो भी है, जो रीडेवलपमेंट में ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी लैंड इज़ कन्वेड इन द नेम ऑफ सोसाइटी। एक और मुद्दा भी है कि रीडेवलपमेंट कैन बी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, इन सेल्फ डेवलपमेंट ऑल्सो यू कैन हैव रीडेवलपमेंट आइदर इन सेल्फ डेवलपमेंट और विद द हेल्प ऑफ डेवलपर। करेक्ट। देन राइट्स ऑफ न्यू बायर। अभी यहाँ पे एक थोड़े इश्यूज़ है कि बहुत बार क्या होता है कि सोसाइटी ने एक डेवलपर अपॉइंट किया था, फिर डिफ़ॉल्ट हुए और उसको टर्मिनेट किया, तो यहाँ पे थोड़े लिटिगेशन है। बट जनरली दी न्यू बायर जो है वो है फाइनेंसर है। रीडेवलपमेंट को रियली जो कोई फाइनेंस करता है तो वो न्यू बायर ही करता है और उसको बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इवन अंडर इंसॉल्वेंसी कोड ऑल्सो न्यू बायर को कमिटी ऑफ क्रेडिटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है एंड दे कैन फर्दर टेक अवे द प्रोजेक्ट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेवलपर। या अभी कैसा होता है कि सोसाइटी को जब डेवलपर डिसाइड करते हैं उस वक्त कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो डेवलपर आगे जाके मॉर्गेज क्या करने वाला है इन केस, बिकॉज बहुत सारे टाइम वो टर्म्स में रहते हैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट के, डेवलपर इज़ फ्री टू मॉर्गेज टेक द लोन फ्रॉम द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पे सोसाइटी को ये देखना है कि कहीं लैंड मॉर्गेज नहीं हो रही है। मॉर्गेज कैन बी ऑन द राइट टू रिसीव द मनी, जो अनसोल्ड एरिया है, जो रिसीवेबल है, उसके ऊपर आप लीन मार्क कर सकते हो, बट लैंड के ऊपर लीन मार्क न होवे वो सोसाइटी को देखना है।
देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम सोसाइटी इज़ ऑल्सो प्रमोटर, बिकॉज सोसाइटी को हमको प्रमोटर दिखाना पड़ता है। दो सोसाइटी को कोई बेनिफिट डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली थ्रू मेंबर्स एवरी मेंबर इज़ गेटिंग दी न्यू अपार्टमेंट, करेक्ट। तो सोसाइटी इज़ ऑल्सो अ प्रमोटर, उसका भी एक एफिडेविट देना पड़ता है। अभी यहाँ पे थोड़े बॉम्बे हाईकोर्ट के कुछ जजमेंट है, जो प्री रेरा में वैदेही आकाश एक बहुत फेमस जजमेंट था, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि सोसाइटी इज़ नॉट अ प्रमोटर, बट पोस्ट रेरा देर इज़ वन स्पेसिफिक सेक्शन 15 इज़ देयर, जो चेंज ऑफ प्रमोटर वगैरह को गवर्न करता है। तो नाउ महारेरा इज़ टेकिंग अ व्यू कि नहीं, सोसाइटी इज़ अ लैंड ओनर, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, तो उसको प्रमोटर बताते हैं। क्योंकि कल उठ के कुछ डिस्प्यूट होता है बिटवीन सोसाइटी एंड डेवलपर, तो हु विल प्रोटेक्ट द न्यू बायर, बिकॉज ओल्ड बायर जो है, ओल्ड जो मेंबर है, वो उनको रेरा में कोई रिलीफ नहीं है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द रीडेवलपमेंट प्रोसेस। बिकॉज प्रमोटर की डेफिनेशन एक है जो मोफा में भी थी और रेरा में भी है, अ पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट। तो सोसाइटी और उसके जो मेंबर है जो रिजोल्यूशन पास करते हैं, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रीडेवलपमेंट। तो दे आर नॉट आउटसाइडर, दे आर इनसाइडर, इक्विटी होल्डर हम जिसको बोलते हैं। तो उनको रेरा में कोई रिलीफ नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक किसी परचेसर ने फ्लैट परचेस किया है, ही कैन गो टू महारेरा, फाइल अ कंप्लेंट, बट जो मेंबर है जिसको कुछ एरिया मिला है, प्लस कुछ एडिशनल एरिया फ्री मिला है, और प्लस उसने कुछ एडिशनल एरिया परचेस भी किया है, बट उसको कोई रिलीफ रेरा में नहीं है। दे कैन डेफिनेटली गो टू आर्बिट्रेशन, सिविल कोर्ट एंड ऑल दिस थिंग, बट दे डोंट हैव एनी रिलीफ अंडर रेरा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन सोसाइटी को क्या करना चाहिए? सोसाइटी शुड नॉट देन स्टॉप डूइंग एनी ड्यू डिलीजेंस, दे हैव टू कंटिन्यू देयर ड्यू डिलीजेंस। बिकॉज क्या होता है, अभी एक किस्सा हमारे पास आया कि एक सोसाइटी का रीडेवलपमेंट था जिसमें सारे अप्रूवल आ चुके थे। लाइक फॉर एग्जांपल, वो 20 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो 20 माले का अप्रूवल भी आ गया है, एंड प्रोजेक्ट इज़ रजिस्टर्ड विथ महारेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज अ डिस्प्यूट इन दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ने क्या किया, इंडिविजुअली फ्लैट बेचना शुरू कर दिए, और सारे पैसे रेरा डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में न जाते हुए उन्होंने पर्सनल अकाउंट में ले लिए। तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट अफेक्ट हो गया और प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गया। तो सोसाइटी शुड पुट अ कंडीशन इन डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑल्सो कि आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन एवरी 6 मंथ एक ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से। डेवलपर के लॉगिन में जाके दे हैव टू चेक कि भाई जो फंड, सी बेसिकली रेरा आने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहले डेवलपर्स का जो बड़ा इश्यू था वो फंड डाइवर्जन, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में जाता था, उसके लिए रेरा आया। नाउ रेरा गिव्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो एक प्रिंसिपल है, लेट बायर बीवेयर। तो सेम वे दैट प्रिंसिपल अप्लाइज टू सोसाइटी ऑल्सो वाइल सिलेक्टिंग द डेवलपर, कि सोसाइटी को ये सब देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यू कांट से दैट, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे ये पता नहीं था, मीन्स इग्नोरेंस इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़। तो लॉ ऐसा है कि वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट डेवलपर एंड ऑल दिस थिंग। तो वो केस में क्या हुआ कि वो पार्टनर की डिस्प्यूट की वजह से पैसे का डाइवर्जन हुआ और उसको कोई चेक नहीं कर रहा था फ्रॉम सोसाइटी एंगल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट सीसी आने से ओसी आने तक जो चेकिंग पार्ट है वो सोसाइटी की तरफ से होना चाहिए। तो एवरी 6 मंथली अगर सोसाइटी का जो कंसल्टेंट है, आइदर पीएमसी और कोई रेरा कंसल्टेंट है, वो रेरा पर्सपेक्टिव से चेक करे कि जितने भी फंड आए हैं वो प्रॉपरली प्रोजेक्ट में गए हैं कि नहीं, प्रोजेक्ट का फ्लो जो था वो प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। एक्चुअली तो सोसाइटी को डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी वर्क का जो शेड्यूल है उसका टाइम शेड्यूल जनरली लेते हैं कि हाउ द प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड इन 3 years और 4 years। तो वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन भी बराबर हो रहे कि ऐसा नहीं कि बस एक बार रेरा रजिस्टर्ड हो गया फिर सोसाइटी का काम ख़त्म हो गया, नो। तो ये एक चेकिंग बहुत ज़रूरी है एवरी 6 मंथली कि उनका फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस होना ज़रूरी है। कोई लिटिगेशन नया क्रॉपअप तो नहीं हुआ है ना, बिकॉज ऑफ सम अदर लिटिगेशन। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड है अगर डेवलपर, तो दे कैन बी सब्जेक्ट टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग।
तो वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो प्रोसीडिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट भी तो इश्यू में नहीं आएगा. सो ऑल दैट शुड बी चेक्ड एट अ रेगुलर इंटरवल. थर्डली, अभी महारेरा ने क्या किया है, जो मैंने मुल्ले सर से भी डिस्कस किया, कि MCGM के सारे प्रोजेक्ट उन्होंने टैग किए महारेरा के साथ. सो मुझे फिर कोई अप्रूव्ड प्लान वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है महारेरा को, बिकॉज जैसे ही मैं लैंड सर्वे नंबर डालता हूँ, सर्वे नंबर एंड ऑल दिस थिंग, सो ऑल द इंफॉर्मेशन गेट टैग टू द महारेरा वेबसाइट. तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट आर ऑलरेडी टैग. सो सिमिलर वे आई थिंक थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द largest corporation, so we should correlate with the chairperson Maharera and get this thing done. This would be helpful कि होम बायर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जावे एट वन गो. ओके ओके. मैं थोड़ा इसमें शॉर्टकट करूँगा. नोट नाउ टर्मिनेशन एवरीथिंग ऑलरेडी लीगल ने कवर किया है कि वो आर्बिट्रेशन एंड ऑल द, बिकॉज सी ड्यू डिलीजेंस डेवलपर का क्यों अच्छी तरह से होना चाहिए, उसका रीज़न है कि ये सारी नौबत ना आवे. बिकॉज एक बार टर्मिनेशन होता है ना, फिर भले न्यू डेवलपर अपॉइंट होता है, बट जो लिटिगेशन में 4-5 साल जाते हैं, आर्बिट्रेशन, क्लेम, काउंटर क्लेम, पजेशन, ऑल दिस थिंग, वो है वो प्रोजेक्ट को एकदम, जो प्रोजेक्ट फिजिबल था उसको नॉन फिजिबल कर देते, क्योंकि डेवलपर ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट बर्डन बढ़ रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग बढ़ रही है. उसने कॉस्टिंग निकाली थी कि मैं 2500 में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करूंगा, बट अगर प्रोजेक्ट 4 साल डिले होता है तो वही कॉस्ट हो जाती है 3000, 3500. सो बेसिकली महारेरा का जो प्लेटफॉर्म है उसको सोसाइटी को भी यूज़ करना चाहिए बिफोर इवन डिसाइडिंग दी डेवलपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. डेवलपर ने लास्ट 5 ईयर्स में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, उसके आज की तारीख में कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसके पार्टनर की भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, डायरेक्टर्स की भी आती है. दोज हु आर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, वो भी कहाँ पे स्टेक होल्डर है, उनके भी सारी डिटेल आती है. तो ये सारा ध्यान में सोसाइटी को डेफिनेटली रखना चाहिए, बिकॉज महारेरा एक ऐसा रेगुलेटर है. सी लोग ऐसा कहते हैं कि महारेरा आने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और डेवलपर का ऑलवेज कंप्लेंट रहता है कि कंप्लायंस बढ़ गए. करेक्ट, वो एक कंप्लेंट रहता ही है. बट क्या होता है, कंप्लायंस पहले बढ़ता है बिकॉज जो ट्रांसपेरेंसी मिलती है इंफॉर्मेशन की, वो महारेरा प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी मिलती है. और महारेरा के जो ऑब्जेक्टिव है, जो पिलर्स है, उसमें एक सबसे बड़ा पिलर है ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन. देन सेकंड इज़ के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. पहले क्या होता था, परचेसर जो था मोफा में, उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था और वो सालों साल लगते थे. तो नेचुरली एक टेंडेंसी आती थी डेवलपर के माइंड में कि ठीक है, देख लेंगे, 10 साल निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर सेटल करेगा, वॉट एवर. बट नाउ महारेरा में विद इन 6 मंथ और 1 ईयर उसके जस्टिस मिलते हैं. देन देर आर चेन, यू कैन गो टू ट्राइब्यूनल एंड ऑल. बट फिर भी एक स्पीडी रिजोल्यूशन है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं. तो ये जो हम जो देख रहे हैं न्यूज़पेपर में बहुत बार आता है कि ये फ्रॉड हुआ, ये डाइवर्जन हुआ, वो सारे जो इश्यूज़ थे वो 2017 के जो पहले के प्रोजेक्ट थे जो रजिस्टर्ड हुए थे, और बाद में उनको महारेरा में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करना पड़ा, उसमें ज़्यादा इश्यूज़ है एज़ कम्पेयर टू के 2017 के बाद जो प्रोजेक्ट आए. बिकॉज नाउ डेवलपर नोज कि उसको क्या करना है. उसको पता है कि महारेरा 10% पेनल्टी लगा सकता है ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और कुछ जगह पे लगाया भी है. एक एडवर्टीजमेंट आई थी, एक एजेंट को भी बहुत बड़ी पेनल्टी लगी थी और एक डेवलपर को भी बहुत बड़ी पेनल्टी लगी थी फॉर नॉट इवन पुटिंग दी QR कोड. एक QR कोड महारेरा ने दिया है सभी डेवलपर को. वो QR कोड और प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अगर हम एडवर्टीजमेंट में नहीं डालते हैं तो पेनल्टी लगती है. और वो QR कोड स्कैन करने से यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. आपको महारेरा वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो जो प्रिंसिपल है, लेट बायर बीवेयर, बिकॉज नए जो बायर है वो हमारे फाइनेंसर है इन केस ऑफ रीडेवलपमेंट. बिकॉज मेंबर्स जो है वो तो अब मेंबर्स को क्या, मेंबर्स के खुद की एंटाइटलमेंट थी FSI की, उसकी वजह से उसको नया घर मिल रहा है. करेक्ट.
लेकिन उसको नया घर देने में ये जो न्यू बायर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर वन ऑफ द फाइनेंसर. करेक्ट. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. नाउ कमिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इश्यूज़ के सोसाइटी को बहुत बार कॉर्पस मिलता है, कुछ और पैसे भी मिलते हैं सोसाइटी को. वेदर सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट बिल्डर के थ्रू कर रहा है तो ये पैसे के ऊपर सोसाइटी को टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा. तो इनकम टैक्स में देर आर मेनी जजमेंट कि ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा कॉर्पस के ऊपर. सेकेंडली मेंबर्स को भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे शिफ्टिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रेंट मिलता है. तो ये सारे पर भी बिकॉज ऑल दिस आर कैप, ये सब कॉम्पनसेशन है, ये कोई इनकम नहीं है. तो दिस आर ऑल कैपिटल रिसीट. तो इसके ऊपर भी मेंबर को भी कोई नहीं लगेगा. अभी प्रश्न ये है कि मेरा जूना घर था और अभी मुझे नया घर मिल रहा है. फॉर एग्जांपल मेरा एक 700 कारपेट का जूना घर था और अभी मुझे 900 कारपेट मिल रहा है. करेक्ट. नेचुरली देर इज़ अ वैल्यू एडिशन, बिकॉज जो पहले मेरा घर था उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ थी, तो अभी नया जो घर आएगा उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ हो जाएगी. तो देर इज़ अ वैल्यू एडिशन. तो क्या ये वैल्यू एडिशन पे मुझे इनकम टैक्स लगेगा? दैट इज़ बिग क्वेश्चन. तो इसमें 2 व्यू है. एक व्यू है कि नहीं, ये तो पहली बात, देर इज़ नो ट्रांसफ़र. सी मेरा जो राइट था, इनहरेंट राइट था सोसाइटी की लैंड और एफएसआई में, उसकी वजह से मुझे ये मिला है, ना कि कुछ डेवलपर मुझे बेनिफिट दे रहा है. करेक्ट. मुझे मेरा जो राइट था उसकी वजह से मिल रहा है, डेवलपर को एक्स्ट्रा एफएसआई बेचने मिल रही है, इसकी वजह से वो मार्केटिंग करके पैसा ये करके ये कर रहा है. सो एक व्यू है कि इसको हमको इनकम टैक्स रिटर्न में भी नहीं दिखाना है. जब हम सरेंडर करते हैं हमारा एग्जिस्टिंग फ्लैट और जब हमको नया मिलेगा, तो वेदर इट्स अ सेल एंड परचेज, ऐसा नहीं है, तो इट इज़ नहीं. और दूसरा व्यू है कि यस, अगर आपको फ्लैट के सामने फ्लैट मिल रहा है तो सेक्शन 54 में वो ऐसे भी बेनिफिट मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है. कमर्शियल में थोड़ी दिक्कत आती है कि कमर्शियल में अगर रेंटिंग वाला है तो इश्यू आ सकता है. बट जैसे मैंने कहा कि ये तो मेरा ही खुद का राइट था जो मैं दे रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे फ्लैट मिला है, तो मुझे कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिला है. ये मेरा राइट ऑलरेडी इनहरेंट राइट था. जैसे हम एक कंपनी में हम लोग शेयर होल्डर है और उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसमें से हमको बोनस मिलता है, तो बोनस इश्यू जब कंपनी देती है तभी हमको टैक्स नहीं लगता है. जब हम वो बोनस शेयर बेचेंगे तब उसके ऊपर टैक्स लगेगा. तो ये फ्लैट जब हम बेचेंगे तब टैक्स लगेगा, बट ये फ्लैट के बदले दूसरा फ्लैट मिल रहा है तो वो कैपिटल रिसीट है. ऐसा भी एक व्यू है. और जीएसटी का जो है उसमें बहुत सारे लिटिगेशन है. तो सोसाइटी को डेवलपमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने के टाइम बहुत क्लियरली ये इसके ऊपर ले आना चाहिए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी, वेदर डेवलपर इज़ रिस्पॉन्सिबल और द मेंबर हैज़ टू पे दी जीएसटी. क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरा ऑलरेडी एक राइट था, मेरे पास सोसाइटी के एफएसआई से फॉर एग्जांपल 50,000 बिल्टअप एरिया है और मैं देर आर 20 पीपल, तो मेरा ऑलरेडी एक राइट है. तो वो राइट पे मुझे वैल्यू एडिशन क्या मिल रहा है, तो मुझे नया बांधकाम करके मिल रहा है. डेवलपर मुझे एक नया बांधकाम करके दे रहा है. तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे जो 3,000 स्क्वायर फीट का अभी फ्लैट मिलेगा उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट समझो 70 लाख है, तो 70 लाख इज़ अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन माई सेल्फ एंड बिल्डर. एक व्यू ये ले सकते हैं कि ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि बिल्डर मेरे लिए 70 लाख का मटेरियल और लेबर यूज़ करेगा, तो ये 70 लाख पे मुझे 18% जीएसटी लगेगा. एक व्यू ये है. दूसरा व्यू ये है कि नहीं, आप जैसे न्यू बायर परचेस करता है वैसे आपको भी ये 3,000 स्क्वायर फीट पे एएसआर वैल्यू, रेकनर वैल्यू के हिसाब से जो आएगा उसके ऊपर आपको 5% लगेगा जो न्यू बायर को लगता है. तो ये 2 व्यू है. और एक व्यू ऐसा है कि लगेगा ही नहीं, बिकॉज जो मैंने पहले ही बताया कि ये तो मेरा ही राइट था, उसकी वजह से मुझे मिल रहा है. सो दिस, और इसके ऊपर ऑलरेडी डेवलपर क्या कर रहा है, जो नए बायर को बेच रहा है वो पैसे पे तो जीएसटी भर रहा है और वो पैसे से ही फाइनेंस हो रहा है, तो इसके ऊपर लगेगा ही नहीं. एक व्यू ऐसा भी है. बट जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिटिगेशन डेवलपर और मेंबर के बीच में होते हैं वाइल टेकिंग द पोजीशन, क्योंकि ये जब
डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होता है तभी पता नहीं होता है, बट बाद में कुछ नोटिस आती है तो तभी डेवलपर फिर डिमांड करता है एंड पोजीशन डिले होता है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इसका क्लियर ये होना चाहिए। तो महारेरा आने के बाद आई वुड रादर से कि भले थोड़े कंप्लायंस डेवलपर को बड़े हैं, बट डेवलपर के लिए भी एक ब्रांडिंग होता है। ही कैन पुट इन हिज एडवर्टीजमेंट कि भाई हमने महारेरा में 10 प्रोजेक्ट पूरे किए, ये टाइमलाइन से पूरे किए, तो एक टाइप का एक सर्टिफिकेशन मिलता है डेवलपर को भी, एंड सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो अभी जो बायर है वो इन्फॉर्म बायर है। मीन्स पहले क्या होता था, मोफारिज्म में बायर जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं करता था तब तक उसको कुछ पता नहीं होता था कि क्या है। नाउ ही कैन गो टू महारेरा वेबसाइट, वो सोसाइटी और डेवलपर के बीच में क्या डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ है वो भी पढ़ सकता है, टाइटल रिपोर्ट भी पढ़ सकता है। अभी महारेरा में 4 प्रोफेशनल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। फर्स्ट इज़ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम भी एक सर्टिफिकेट देता है और बाद में भी देता है। एवरी क्वार्टर डेवलपर को अपडेट करना पड़ता है प्रोग्रेस, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी क्वार्टर। तो उसमें आर्किटेक्ट का फॉर्म नंबर 1 है जिसमें प्रोग्रेस आता है कि भाई अभी पोडियम पूरा हो गया या स्लैब का 25% काम हुआ, 50% काम हुआ, वॉट एवर, देर आर कैटेगरीज। तो वो कैटेगरी के हिसाब से वो प्रोग्रेस मालूम पड़ता है। सेकंड इज़ अ इंजीनियर। इंजीनियर जो है वो क्या सर्टिफाई करता है कि ये बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगेगा, करेक्ट, और अब तक कितना पैसा लग चुका है, ये 2 चीज़ उसको सर्टिफाई करनी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको मैच करेगा। तो ये इससे क्या होता है कि जो डेवलपर कुछ ओवर बिलिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे चेक पॉइंट आ जाता है कि इंजीनियर बोल रहा है कि अब तक 2 करोड़ का खर्चा हुआ है कंस्ट्रक्शन पे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है कि भाई बुक्स में 4 करोड़ के बिल आ चुके हैं। तो देन देर इज़ सम मिसमैच। तो महारेरा फिर 2 करोड़ ही अलाउ करेगी फॉर द पर्पज़ ऑफ विड्रॉल। देन इंजीनियर के बाद एडवोकेट है जो टाइटल रिपोर्ट देता है। पहले क्या होता था, टाइटल रिपोर्ट अभी बहुत बड़ी बड़ी फर्म जो है, जैसे बड़े बड़े सॉलिसिटर है, वो लोग 200-200 पन्ने के टाइटल रिपोर्ट देते थे। तो महारेरा ने क्या किया, एक समराइज टाइटल रिपोर्ट दिया जो एक आम आदमी को भी मालूम पड़ेगा कि टाइटल कैसे फ्लो हो रहा है। तो समराइज टाइटल रिपोर्ट से एक स्टैंडर्डाइजेशन आ गया कि हर एक डेवलपर का एक समराइज टाइटल रिपोर्ट रहेगा। भले आपका टाइटल रिपोर्ट 200 पेज का है, महारेरा के लिए आप खाली 7-8 पेज का एक टाइटल रिपोर्ट दो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लैंड आप उसको एमालगमेट कर रहे हो, वो हिसाब से उसका टाइटल रिपोर्ट है। तो एक आम आदमी को भी इजीली मालूम पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, टाइटल में कुछ डिफेक्ट है या नहीं है। सो ये जो 4 प्रोफेशनल है इनके ऊपर पूरा विश्वास महारेरा ने रखा है। उनके सर्टिफिकेशन के हिसाब से आपको बैंक अकाउंट से विड्रॉल मिलता है। अभी महारेरा ने क्या किया है कि 3 अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं डेवलपर को, 100%, 70%, 30%। पहले क्या होता है, जो प्रिंसिपल कंसिडरेशन है न्यू बायर का, उसका 100 रुपया अगर आता है तो ऑटोमेटिक 70-30 में डिवाइड होता है। 30 डेवलपर को फ्री टू यूज़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 70 को रेगुलेट करते हैं। और इवन द सबसे बड़ी बात क्या है कि सपोज डेवलपर ने कोई फाइनेंस लिया है, प्रोजेक्ट फाइनेंस लिया है, तो वो जो प्रोजेक्ट फाइनेंस लेंडर है वो भी वो 70% अकाउंट को मॉर्गेज नहीं कर सकता। वो अकाउंट फ्री है, पहले उसका पैसा कंस्ट्रक्शन में यूज़ करो, उसके बाद कुछ बचता है तो फिर आप उसका रीपेमेंट वगैरह जो भी है वो करो। तो ये सब जो रेरा ने ये सब जो दिए है पॉइंट, उसकी वजह से क्या है कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमली होगा, बिकॉज डाइवर्जन को चेक किया गया। कोई भी टाइप की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पहले होती थी वो बंद हो गई, तो ये बेनिफिट हो गया है। अभी महारेरा ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी दिया है, मॉडल एग्रीमेंट। तो भले डेवलपर अपना खुद का एग्रीमेंट बना सकता है, देयर इज़ नो डाउट, दे आर अलाउड, लेकिन उसको एक डेविएशन रिपोर्ट भी देना पड़ता है, वो कहाँ कहाँ डेविएट कर रहा है। तो बायर वो डेविएशन रिपोर्ट से टैली कर सकता है कि इसमें कौन से पॉइंट मेरे अगेंस्ट है, करेक्ट। तो अभी एक और मूवमेंट हुई थी, एक कंज्यूमर एसोसिएशन ने सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जो रेरा की एक काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देती है कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक और सुझाव दिया है कि भाई बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट
कंक्लूडेड ऑर्डर है कि होम बायर को इतना पैसा देना है, जो महारेरा में भी कंप्लेंट के ऑर्डर है या सिविल कोर्ट में है या हाई कोर्ट में है, तो उनके ऑर्डर तो है, उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, रिकवरी वारंट भी इशू है, लेकिन फिर भी उनको आप रजिस्ट्रेशन नए प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हो। तो ये भी एक डिस्क्लोज़र अभी आने वाला है कि भाई हम जब कोई डेवलपर जाता है तो उसको ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि कितने ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें इतने मेरे डिमांड इश्यूड हुए हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी को भी बहुत काम की है और न्यू बायर को भी है वाइल सिलेक्टिंग द डेवलपर, बिकॉज यहाँ पे डेवलपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। करेक्ट। अगर हम थाना में देखा जाए तो आज मैं देखूँ तो जो स्क्वायर फीट का रेट है रेरा कारपेट का 18,000 से 35,000 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट। तो इसमें 50% जो एलिमेंट है वो तो सोसाइटी की लैंड है, बाकी का जो 50% है उसमें बिल्डर का प्रॉफिट है और अप्रूवल कॉस्ट है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो जब सोसाइटी अपना 50% दे रही है तो नेचुरली ड्यू डिलीजेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। करेक्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी महारेरा पे अवेलेबल है, जिसका सोसाइटी को यूज़ करना चाहिए इवन बिफोर व्हेन टॉकिंग टू पीएमसी, वाइल कॉलिंग द टेंडर ऑल्सो, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सके, वो मंगा सके। तो फ्रेंड्स, महारेरा आने के बाद मैं कंक्लूड ये कहूँगा कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है। बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो सबको अवेलेबल है अभी। इवन यू कैन फाइल वन RTI एप्लीकेशन ऑल्सो विथ महारेरा एंड गेट द इन्फॉर्मेशन, वो भी आप कर सकते हो। करेक्ट। सो बेसिकली आई एम इनटू दिस प्रोफेशन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंस लास्ट 4 decades and in RERA consultancy since 2017. We have one-stop solution company, that is Netra Realty Solution, which gives all the kind of services for developer as well as home buyer for due diligence. Yeah, thank you very much.